नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी का अभी तक का सबसे वर्स्ट मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है? भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के ऐसा मैं नहीं, पब्लिक के ऐसे कमेंट है, इवन अदर पार्टी भी इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। करंट टाइम में बीजेपी इंडिया का मोस्ट पॉपुलर पार्टी, इवन मोस्ट पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं। बट अगर इनका मैनिफेस्टो देखा जाए तो कुछ पॉइंट मिसिंग हो उसमें से, जो कि होना ही चाहिए, और आजकल उस पर सब डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि 2014 एंड 2019 में बहुमत से सरकार बनाई थी और लोगों का ट्रस्ट जीता था, क्योंकि उस टाइम करप्शन पे बहुत सारी बातें करते थे, रोजगार पे बातें करते थे, करेंसी पे बातें करते थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। लेकिन आज अगर इनके मैनिफेस्टो में देखा जाए तो ये सारे पॉइंट मिसिंग हैं। कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन पीछे लिए हैं, लेकिन अगर इस मैनिफेस्टो में देखा जाए तो वैसे डिसीजन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और आगे इस वीडियो में कांग्रेस मैनिफेस्टो के साथ भी इसका कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा कि दोनों में क्या बेटर है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें आपका 2 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर कर लेना। इस वीडियो में मैं बीजेपी मैनिफेस्टो के 10 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो उनके मैनिफेस्टो में पॉइंट किए गए, और उसके साथ मैं डाटा और फैक्ट भी शेयर करूंगा कि क्या उसको इंप्लीमेंट करना आसान है। ऐसे ही मैंने कांग्रेस मैनिफेस्टो पे भी एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, तो आप जाके एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने कांग्रेस मैनिफेस्टो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और विद द फैक्ट एंड डाटा के साथ आप लोग के सामने रखा था। और इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट आपको कंपैरिजन के दोनों में मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कुछ सालों से आपको सुनने को मिल रहा कि बीजेपी काफी ज्यादा इसको लेके सीरियस है और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना चाहती थी, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। इस एक्ट से किसी भी मुस्लिम भाई को डरने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, काफी लोगों ने नेगेटिव मैसेज फैला रखा था, लेकिन मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं आपको कि इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। सेकंड पॉइंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता होगा कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड को DPSP में रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्योंकि उस टाइम सबके लिए एक लॉ बनाना काफी टफ था, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग थे, हिंदू लॉ अलग थे। उस टाइम इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही टफ था। लेकिन भीमराव अंबेडकर का कहना यह भी था कि आगे चल के इसको जो भी सरकार आएगी इसको इंप्लीमेंट करने को देखेगी एक राइट टाइम पे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सबके लिए सेम रूल रहेगा। तो इससे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी इंडिया में है कि वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से लॉ हो। और एक हद तक देखा जाए, जहां पे डेमोक्रेसी की बात होती है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, तो एक तरह से सही है, लेकिन एक तरह का लॉ बनाना भी काफी हद तक लगता है कि सही है। इस पॉइंट पे बहुत डिस्कस हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थर्ड पॉइंट, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत टाइम से बातें चल रही है कि इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा होना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन गया था, इवन पार्लियामेंट में भी इस पे डिबेट हुआ था 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। और बहुत सारी पार्टियां इंडिया में है जो नहीं चाहती कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पार्टी के मेजर जो लीडर है उनको बुलाया था और एक मीटिंग की थी और उनमें सबसे राय लिया था। उसमें मेजर जो आउटकम निकला था, तो मेजर पार्टी चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। मैं आपके ग्राउंड लेवल पे इसका एक फायदा भी बताता हूं कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो काफी टाइम बचेगा आपको एनालाइज करने के लिए कि आपका MP या जो MLA है कैसे काम करता है, क्योंकि इंडिया में आए दिन चुनाव होते रहते हैं। कभी MP का चुनाव है, कभी MLA का चुनाव है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, कभी ग्राम प्रधान का चुनाव, किसी मतलब इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो पूरे साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। तो इससे एक फायदा होगा कि इलेक्शन में टाइम बहुत बचेगा। आप खुद सोचिए कि जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा और 3 साल 4 साल बाद आपका इलेक्शन होगा, तो आपके पास टाइम होगा टोटली एनालाइज करने के लिए, और उसके बीच में कोई इलेक्शन नहीं रहेगा, तो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज रहेगी। आगे आने वाले दिन में देखते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या फैसला लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, जो IIT और IIM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनको और मजबूत किया जाएगा और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, ताकि यहां से और एजुकेटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट देखने को मिले। क्योंकि आपको पता होगा IIT IIM इंडिया का टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो जितना ज्यादा इसको मजबूत किया जाएगा उतना हमारे देश के लिए फायदा है। जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया था, वैसे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में जो भी 75 ईयर ओल्ड एज लोग हैं उनको आयुष्मान भारत में ऐड किया जाएगा। उनके हेल्थ पे काफी फोकस किया जा रहा है और उनको कैशलेस ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है।
ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो ओल्डर लोग हैं उन पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में ओल्ड एज को लेके काफी कुछ किया नहीं जाता और उनको घर से निकाल दिया जाता। तो ऐसे में उनके हेल्थ को लेके आयुष्मान भारत में ऐड करना एक बिग पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको भी आयुष्मान भारत में ऐड करने की बात बोली गई है। आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत में ऐड करने का मतलब है आपको हर साल 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, इससे आप इजिली ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि 2014 के पहले इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बट पिछले 10 साल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया गया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट में भी काफी आपको काम देखने को मिलेगा। 2014 के पहले 14 किलोमीटर बस रोड बनते थे पर डे, आज वहां 28 किलोमीटर पर डे बनते हैं। तो आप ये देख सकते हो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस है इनका। एंड 2025 तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक गोल सेट है कि उन्हें 23 एक्सप्रेसवे ऐड करना है इंडिया में। तो आप इन सब चीजों से समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी मोदी गवर्नमेंट सीरियस है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें यह है कि इंडिया वो है, मोदी गवर्नमेंट इंडिया इकोनॉमी को वर्ल्ड पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्या रियली में पॉसिबल होगा? अगर पिछले 10 साल में देखा जाए तो हम 11th रैंक पे थे, लेकिन अब करंटली हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जहां इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात हो रही है वहां हम कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें तो क्या उससे गरीब लोगों को फायदा हो रहा है? उनकी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है। आज भी हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश से तो हमारी पर कैपिटल इनकम उनसे भी कम है। आपने सुना होगा मोदी चाहते हैं कि 2045 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम शायद वहां तक पहुंच। बट क्या बस ये सरकार की जिम्मेदारी है उस तरफ बढ़ना? हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सरकार हमारे लिए ज्यादा कुछ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम क्या इस देश के लिए कर रहे हैं। आज हम जॉब के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन खुद का कुछ काम स्टार्ट करने से पहले हम बहुत डर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैनिफेस्टो को जो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि 1-2 साल में फार्मर प्रोटेस्ट कितना ज्यादा हुआ है, और फार्मर एमएसपी गारंटी लॉ की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं आया। और इवन इस मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने एमएसपी लॉ को लेके कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोला है कि वो समय समय पे फसल दाम बढ़ाते रहेंगे। तो मे बी ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक हो सकता है। वहीं रोजगार के मामले में कंपेयर करें कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, तो उनके मैनिफेस्टो में हर साल 30 लाख नौकरी देने की बात की गई है, लेकिन अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखें तो रोजगार के नाम पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो हर साल वो कितने जॉब देंगे। अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम देखा जाए तो काफी हाई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी ज्यादा कुछ बातें डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बोला गया है कि वो कैशलेस ट्रीटमेंट एंड राजस्थान में जो मॉडल है हेल्थ का उनका, वो पूरे देश में लागू करेंगे, लेकिन ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो काफी फार्मर ने सुसाइड किया है। क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी मेजर लिया? तो कुछ पॉइंट मैं बता दूं, जैसे किसान सम्मान निधि, फार्मर वेलफेयर, कुछ मेजर इन्होंने जरूर लिए, लेकिन क्या रियली में वो इफेक्टिव हैं? किसान है तो हमारा देश है और हम किसान से ही हैं। अगर किसान के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी ये आपकी गलती साबित हो सकती है। अगर पिछले 9 साल का डाटा देखा जाए तो कम से कम 11 लाख करोड़ अमीरों के माफ किए गए, लेकिन फार्मर के लोन क्यों नहीं माफ किए जाते हैं? जो हमारे अन्नदाता हैं, जिससे हमें अन्न मिलता है, उनके लिए क्यों नहीं ऐसे सिक्योरिटी पर्पस दिखाए जाते हैं? उनके लिए कुछ सेफ्टी मेजर बनाए जाते हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि दोनों मैनिफेस्टो को कंपेयर करूं और जो भी लैकिंग है वो आपके सामने रखूं। ऊपर आ रहा होगा, मैंने कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो का पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसको देंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मेरा काम है आप लोग के सामने फैक्ट लेकर आना, आप लोग को दिखाना, लेकिन आपका डिसीजन आपके हाथ में है और आप एक वोट देने से पहले 100 बार सोचिएगा। ऐसे इस लोकसभा इलेक्शन के पहले बहुत सारी चीजें ऐसी घटी हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये वीडियो मैनिफेस्टो पे मैंने जितने पॉइंट आपके सामने रखे, आप उस पर एक बार जरूर सोचिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन थोड़ी तो मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, जल्दी मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।